जय हिंद। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश जूझ रहा है। हमारे देश की जो स्थिति है वो ससुरा बहुत ख़राब हो चुकी है। तो हम सोचा कि आप लोग लिए वीडियो बना देते हैं, तो बना दिया है। अब जो चीज़ हम समझाते जा रहे हैं बस उन्हें समझते जाना है। देखिए, इसमें हम आपको वीडियो के अंदर क्या क्या बताएंगे। हम ये बताएंगे कि इसमें जो महामारी वापस स्प्रेड हुई है इतनी तेज़ी से फैली है, इसका जिम्मेदार कौन है। गवर्नमेंट जो है वो कितने प्रतिशत जिम्मेदार है, हम लोग ससुरा कितने प्रतिशत इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो पूरी बीमारियों के बताएंगे हम। आप देखिए, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि कोई लोग वैक्सीन से डरा रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाना है, तो वैक्सीन के ऊपर अगला वीडियो आएगा कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है और कौन सी वैक्सीन को हमें लगाना चाहिए और कौन सा वैक्सीन अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आपको कौन नुकसान हो सकता है, कौन कौन से फायदे हो सकते हैं उस लगवाने के या नहीं लगवाने के, तो सभी हम आपको क्या बताएंगे। दूसरी वीडियो में बताएंगे, अभी हम बताएंगे कि कौन इसका जिम्मेदार है, आरएमटी क्या है। देखिए, सबसे पहले बीमारियों की जो होती है अलग अलग टाइप होती है। ठीक है, यहाँ जो बीमारी है देखो, एंडेमिक वो बीमारियाँ जो एंडेमिक होती हैं, एंडेमिक वो बीमारियाँ होती हैं। देखो, जो बीमारी क्या करती है, फैलती तो बहुत होती है। एंडेमिक बीमारियाँ फैलती तो बहुत तेज़ गति के साथ है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या करती है, इनसे लोगों की जान नहीं जाती है। जैसे अपने हैजा हो गया, मलेरिया, जैसे मलेरिया काटने से, वो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो बहुत वो फैलता बहुत तेज़ी से, लेकिन उससे ज़्यादा लोग मारे नहीं जाते। तो वो बीमारी वो तो एंड उसमें बताती हैं ये एपिडेमिक देखिए क्या होता है। एपिडेमिक बीमारी वो होती हैं जो या तो एक देश में या फिर एक राज्य में, या अधिकतम 2 राज्यों में 2 देशों में फैलती हैं, उन्हें एपिडेमिक बीमारी कहती है। जैसे स्पेन में आया था स्पेनिश फ्लू आया था। वो जो स्पेनिश फ्लू आया था वो सिर्फ एक देश में फैला था। तो वो ऐसी बीमारियाँ होती हैं। अब जैसे एक बुखार आता है, चमकी बुखार आता है मुजफ्फरनगर में, यूपी, तो मुजफ्फरनगर तक रहता है, तो लेकिन वो इस कंटेनमेंट जोन में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बाद बीमारी आती है पैनाडेमिक। देखिए, पैनाडेमिक बीमारी वो बीमारियाँ होती हैं जो बीमारियाँ किसी एक देश में नहीं, जबकि पूरी पृथ्वी जो होता है, पूरा देश जो होते हैं, सभी देशों से क्या होते हैं प्रभावित, तो पैनाडेमिक बीमारी है। तो जो कोरोना बीमारी है वो क्या है, वो एक पैनाडेमिक बीमारी है। क्यों? क्योंकि इससे पूरा जो हमारा देश है वो पूरा देश ही इससे प्रभावित हुआ है। इसके बाद देखिए, ये जो तस्वीर है आपको स्पेनिश फ्लू की है, जो कि आज से 100 साल पहले आया था। देखो, इतिहास हमें क्या बताता है, इतिहास हमें सिखाता है कि जो गलतियां हम लोगों ने पहले की उनसे सीख कर हम लोग वर्तमान में सुधार करें। इतिहास से सिखाता है, लेकिन इतिहास हमें जो सिखाता है, लेकिन हम इस इतिहास से हम इतना ही सीखे हैं कि इतिहास से हम कुछ भी नहीं सीखे हैं बस। और यही कुछ हम दृश्य स्पेनिश फ्लू का, जब स्पेनिश फ्लू आया था तो स्पेनिश फ्लू का भी 3 वेव आए थे। 3 वेव आए थे, इसके भी पहला चरण, फिर दूसरा, तीसरा चरण। हम लोगों को चलो पहले फैला था उसके लिए जिम्मेदार तो चाइना था, लेकिन अब तो हमें पता था, और ना भारतीय जनता और ना ही भारत का जो प्रशासन है वो इसके प्रति सख्त नहीं देखा। सबने इसे इजी लिया, कहीं कोरोना दिख तो नहीं रहा। स्पेनिश जब फ्लू फैला था उसमें भी अब यही हालत हुई थी, लोगों ने मास्क लगा कर रहे थे, तो स्थिति उसमें उतनी खराब, लेकिन हम वहाँ से कुछ सीखे नहीं और हम लोग आगे बढ़ गए। देखिए, जब कोरोना आया था तो जनवरी के आसपास हमारे यहाँ पहले केसेस मिले थे। सितंबर में सबसे ज़्यादा केस दर्ज किए गए थे। सितंबर में सर्वाधिक 57,859 केस दर्ज किए गए थे। सितंबर के बाद हम लोगों ने फिर धीरे धीरे, मार्च में तो लॉकडाउन लगा था, सितंबर में सर्वाधिक केस दर्ज किए गए थे। और उसके बाद हमारा प्रशासन जो पहला वेव आया था उसमें बहुत सख्त नज़र आया था, और फिर हम लोगों ने जो है हॉस्पिटल में फैसिलिटीज बढ़ा दी, और जो ट्रेन की जो बोगियाँ हैं उन बोगियों को काट करके उन्हीं के हॉस्पिटल बना दिए। ठीक है ना, राधे जो आज सत्संग आश्रम है वो भी क्या बना दिया गया, उससे भी क्या हॉस्पिटल में बदल। इस बार ना जनता दिखी मजबूत और ना ही प्रशासन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था इसको लेकर के। अब आगे जाके क्या हुआ कि इसका वेव धीरे धीरे कम होता जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा, 3 वेव आएंगे, कब कोरोना खत्म होगा। एक वेव धीरे धीरे आगे चलता गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, जनवरी में आकर के धीरे धीरे इसका पहला वेव खत्म होने को आ गया और हमने सोचा कि कोरोना वापस चला गया है। फरवरी में आकर के स्कूलें और कॉलेजेस सब ओपन हो गए वापस। जैसे ओपन हुए तो सेकंड वेव खत्म हो गया, लेकिन जो नया वेव आया है वो अप्रैल में आया है। अप्रैल में आते अब जो मई का टाइम आएगा उसमें सेकंड वेव की स्थिति और भी तेज हो जाएगी। पर डे तकरीबन 3 से 4 लाख केस पर डे आएंगे। ठीक है ना, अगर कोरोना से कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपको 100% 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो भी आएंगे पूरे 1 या 2 ही आए तो 1 या 2 ही मिलेंगे, ज़्यादा आया तो ज़्यादा यहाँ से मिल जाएंगे। तो देखिए, पहले वेव पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर कम और लास्ट में वापस ज़्यादा। जी बता रहा होगे। तो पहले वेव कम हुआ, फिर अप्रैल में बढ़ा, फिर कम हो गया सितंबर में, फिर आकर जनवरी में वापस खत्म हो गया। अप्रैल से अब सेकंड वेव शुरू हुआ है जो, और इसके 3 वेव आएंगे। तीसरा वेव उतना खतरनाक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उस एशियन फ्लू का भी उतना तेज नहीं हुआ था। इसका भी तीसरा वेव सबसे आसान होगा। पहला वेव और जो दूसरा सेकंड वेव है सबसे खतरनाक है, क्योंकि सेकंड वेव के अंदर
तकरीबन 3 से 4 लाख केस पर डे आएंगे जब मई का महीना शुरू, क्योंकि मई के महीने में अपने पीक पर होगा, तो वो सबसे क्या होगा, खतरनाक टाइम होगा। इसके बाद देखिए प्रशासन भी सख्त नहीं दिखा, हम लोग भी नहीं दिखे। अब यहाँ पे हॉस्पिटल्स की स्थिति आप लोग देख सकते हैं। देखिए शमशान घाट जो है वो फुल हो चुके हैं, लोगों को जलने की जगह, हालांकि चारों तरफ बाउंड्रीज की गई है, उन बाउंड्री को करने गवर्नमेंट ने बताया है कि ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो, फैलने, इस वजह से बाउंड्रीज हम लोगों ने की। देखिए शमशान की जो हाल है वही हाल किसका है, ऐसी ही हाल है। अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन हम खुद पूरा शमशान बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ना करिए। देखिए मतलब कि डॉक्टर तो छोड़ो, सब हॉस्पिटल जो है भारत का सबसे बड़ा वो भी फुल हो चुका है, 1280 के आसपास बेड तो छोड़ो, वेंटिलेटर तक भी यहाँ पर नहीं है। अब जो वेंटिलेटर नहीं है, लेकिन वेंटिलेटर से बड़ी समस्या ऑक्सीजन का है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास कमी है। ऑक्सीजन की कमी क्यों है, देखो हमारे जो कुल ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो उत्पादन करते हैं इंडस्ट्री 85% इसका क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। 85% गैस ये बनाती है, इसमें से 15% जो होती है वही हॉस्पिटल को दी जाती है। क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल को ज़रूरत उसका उतना ही ज़रूरत होता था, हॉस्पिटल को उसका उतना ही ज़रूरत होता था, ओनली फॉर 15%, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो ये बनाते हैं जो 85% होता है वो गैस फॉर्म में होता है। तो हॉस्पिटलों को इतना ही दिया जाता था जितना कि हॉस्पिटलों को इसकी ज़रूरत थी। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोगों को इसकी ज़रूरत ज़्यादा हो गई है। क्यों हो गई है ज़्यादा, देखिए क्योंकि बन कम रहा है, ठीक है ना। अब 15% देते थे पहले, लेकिन अब 15% आप नहीं दे सकते। क्यों, जब 15% देने से आपका जो काम नहीं चलेगा। देखो स्थिति बिल्कुल ही भयावह हो चुकी है, बहुत खतरनाक स्थिति है। पर डे अगर ऐसे केसेस जाना शुरू हुए तो क्या हो सकता है, ये आप लोग इस बात का अनुमान लगा लेना। देखो गैस है सब खत्म हो चुकी है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस का जो खात्मा होता है वो कहाँ होता है, देखो ये जो आपको नजर आ रहे हैं इस समय सबसे ज़्यादा वेल्डिंग जाती है। क्यों, क्योंकि जब गैस का उत्पादन आप करते हो तो यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब वेल्डिंग करते हैं ना, तो वेल्डिंग करने के लिए आपको किसकी उत्पादन होता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा किस में जा रहा है, इनमें जा रहा है, फैक्ट्री और इनमें जा रहा है, ठीक है ना। तो भाई कुछ समय के लिए वेल्डिंगों को रोक दो, इस्पात के काम को कुछ समय के लिए रोक लिया जाए। क्यों, क्योंकि देश पहले है। इसके बाद जो भी हम क्या करते हैं, जो भी कोयला वोयला के लिए खदानें खोली जाती है, या फिर अंदर होकर जो अंडरग्राउंड जो ट्रेनें निकाली जाती है वहाँ भी, क्योंकि बेचारे इतनी गहराई के अंदर काम करते हैं मजदूर, तो वहाँ ऑक्सीजन जरूरत होती है। तो 85% जो ऑक्सीजन है वो तो यहाँ काम आ जाता है। तो कुछ दिन के लिए काम रोक लो, क्योंकि जितना हमारे पास कोयला है उससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर सारे लोग मारे गए तो काम नहीं चलेगा। तो इनको आप रोक सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो नलियाँ आती हैं उन नलियों से गैस की यहाँ सप्लाई होती है, ठीक है। और आपसे प्रश्न पूछ जा सकता है, जो वेल्डर का जो वो होता है सिलेंडर, उसका रंग कौन सा होता है, तो ध्यान रखना ब्लैक होता है, ठीक है। तो ये स्थिति हो चुकी है। अब वो सिलेंडर वो जो बढ़े हैं, वो ऊपर से गैस की कमी आ गई है, लोग मर रहे हैं, लोग वेंटिलेटर पे हमारे पास ऑलरेडी नहीं है। जितना देखो 7 गुना तक हमको जरूरत है किसकी, ऑक्सीजन की, हमारे पास नहीं। मान लो कि 7 आदमियों को ऑक्सीजन की जरूरत है और मिल कितनी हो रही है, 1 से। दूसरी बात, ऑक्सीजन की लगातार क्या हो रही है, कालेबाजारी हो रही है। इस कालेबाजारी के कारण इसके जो दाम है, जो प्राइस है ऑक्सीजन के, वो 9 गुना तक बढ़ चुके हैं। अब देखो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा खर्च जो होता है वो उद्योगों में होता है। उद्योग में जो हमारे इस्पात उद्योग है, देखिए इस्पात उद्योग में सबसे ज़्यादा खर्च क्यों होता है, क्योंकि इस्पात को आपको गलाने के लिए और उसे तार बनाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो हाई टेम्परेचर के लिए आपको अग्नि की भी जरूरत पड़ेगी, चाहिए आपको आग चाहिए। और आग कैसे चलेगी, आग से थोड़ा ऑक्सीजन होगा तभी तो आग जलेगी, और इसलिए ऑक्सीजन की ज़्यादा खपत यहाँ होती है। तो कुछ समय के लिए इस्पात के भले कारखाने और जो काम है उसको आप रोक सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला काम हमें हमारे देश को बचाना है, हमारी जनता को बचाना है, तो उसे हम बचाएं पहले, ये काम तो बाद में बोलेंगे। देखिए ये जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, ये ऑटोमोबाइल्स कंपनियों में भी आपको वेल्डर उनके लिए ऑक्सीजन का ससुरा ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पर भी खर्च हो रहा है। तो देखो जो रतन टाटा, इन्होंने जब पहली बार आया था कोरोना, तो इन्होंने कहते बहुत भरपूर इन्होंने सप्लाई की थी, इन्होंने अपने काम को कम कर दिया था। तो हम इस बार भी उम्मीद करते हैं कि लोग ऐसा ही करेंगे। रतन टाटा इन्होंने पहले भी बहुत साथ दिया था देश का, उन्होंने कम कर दिया था। इस बार देखो अब हमारे पीएम को क्या करना चाहिए, पीएम को तुरंत, जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्हें तुरंत एस्मा लागू कर देना चाहिए। एस्मा क्या होता है, देखो एस्मा होता है एसिस्टेंट सर्विस मेंटेनेंस ऑफ एक्ट, ये 1968 में लागू हुआ था। देखिए इस एक्ट से होता ये है कि इस एक्ट के आपको कई फायदे देखने को मिलेंगे। क्योंकि मान लीजिए, क्योंकि अभी डॉक्टर भी थोड़ा परेशान है, लोग भी परेशान है, वेंटिलेटर से किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो लोग क्या गुस्से आके हो सकता है किसी डॉक्टर को ठोक दें, या नर्स बेचारे कई हॉस्पिटलों में अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है डॉक्टरों का, तो हो सकता है वो छोड़ करके भाग जाए। अगर एक बार एस्मा लागू हो जाता है तो उसके बाद एस्मा के नियम ये होते हैं कि एस्मा के तहत कोई भी व्यक्ति अपने काम को छोड़ करके नहीं जा सकता है, और अपने पद पे वो चाहे उसे कुछ मिले या ना मिले, चाहे भले कोई गाड़ी ही दे दे ससुरा, लेकिन आप काम छोड़ करके नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 6 महीने की जेल होगी, साथ में आपकी नौकरी भी जाएगी। तो तुरंत मोदी जी को एस्मा लागू कर दीजिए।
मोदी जी का हमको समझ नहीं आ रहा। अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले एक सलाहकार, पता नहीं इनके कैसे सलाहकार हैं, उन्होंने जो थोड़े दिन पहले हमारे मोदी जी से कहा था कि मोदी जी ने आए थे रेडियो पे, उन्होंने कहा कि जो टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन को आपको जल्दी सॉल्व करना चाहिए। पता नहीं है तो इन्होंने कैसे कह दिया, ऐसा कैसा सलाहकार रखवाए। जब हमारे स्टूडेंट ने हमसे फोन करके पूछा, सर मोदी जी कह रहे थे कि टफ क्वेश्चन जल्दी करो। ससुर आज तक तुम ये सिखाते हैं कि टफ क्वेश्चन जल्दी मत करना, क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन स्टूडेंट पहले हल करेगा तो ससुर 100% फेल होगा। पता नहीं कैसे कैसे सलाहकार रखे हुए हैं, तो अपन तो अपना काम करते पढ़ा। देखिए कोरोना जो फैला है उसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम लोग भी उतने जिम्मेदार हैं, ठीक है। यहाँ देखिए महिला पुलिसकर्मी या कोई पुलिसकर्मी जब हमको मिलता है तो ससुर हम लोगों ने सोचा कि कोरोना चला गया, कोरोना किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, और ससुर हमरा के बिगाड़ लेगा, ठीक है। तो हम लोग बचा नहीं हम लोग इससे, बाकी अपोजिटेशन हम इसके सामने आई, हम लोगों ने खुद इसे न्योता दिया, ठीक है। हम लोग संभले नहीं, हम सोचा कोरोना चला गया, कुछ बिगाड़ के तो गया नहीं, तो हम खुद उल्टे पुलिस वालों से ऐसे पूछ रहे हैं कि आपका मास्क कहाँ है, ये है वो है। साथ में आप देखो चुनाव जो भीड़ हुई वो तो ये शादियों में देखो कैसे लोग बिल्कुल मुंह फाड़ फाड़ कर खड़े हुए हैं, और इतने लोग हैं, बसों की तो आप हालत पूछिए मत। तो इससे हम लोगों ने खुद ने क्या किया है, खुद हम लोगों ने इसे अपनी ओर बुलाया। देखिए इसके बाद बहुत सारे कारण है। कुंभ का जो मेला है, देखिए कुंभ के मेले में हुआ क्या, महामंडेश्वर जी उनको मेरा सत सत नमन, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत ही पुण्य आत्मा थे। और इसमें भी 50 से ज़्यादा जो साधु संत हैं वो संक्रमित हुए, और यहाँ आने वाले जो पर्यटक थे वो पर्यटक भी क्या हो गए हैं, वो भी संक्रमित हो गए हैं। अब इस पर उत्तराखंड सरकार ने, देखो मीडिया काम होता है सवाल पूछना, मीडिया ने पूछा कि आपने इतना भीड़ इकट्ठा कर रखा है कुंभ में, ये कैसे होगा। तो देखिए जो जवाब दिया वो इसके ऊपर जो भाई साहब जवाब दिए, उत्तराखंड सरकार ने बहुत बबूचक जवाब दिया, हमको तो कुछ समझ आया नहीं है। इन्होंने कहा है कि जो कोरोना है वो खुले में नहीं फैलता है, कोरोना खुले में नहीं फैलता है। तो ससुरा अगर कोरोना खुले में नहीं फैलता है तो ये इस सड़कों पे तो खुली है, सड़कों पे गाड़ियां दूर दूर चल रही है, यहाँ कोरोना कैसे फैल रहा है। तो ऐसे तो इन्होंने जवाब दिए हैं। अब ऐसे जवाब तो बनते नहीं। देखिए और भी इसके कई जिम्मेदार, गवर्नमेंट भी इसकी जिम्मेदार है, हम लोग तो जिम्मेदार थे ही, मैंने बताया आपको। सरकार किस प्रकार जिम्मेदार है, ये हमारे राहुल जी हैं, देखिए राहुल भाई साहब ये बिना मास्क हैं, ये दीदी हैं, उधर हमारे अमित शाह जी है, ये मोदी जी देख लीजिए, किसी के पास भी मास्क नहीं है, विदाउट ऑफ द मास्क। और ये लोग देखिए जब भी कोरोना के आप मामले दिखाएंगे तो ससुर महाराष्ट्र के दिखाएंगे, यूपी के दिखाएंगे और राजस्थान के दिखाएंगे, लेकिन कभी कोई बंगाल का नाम नहीं लेगा। देखिए अब बंगाल में कोरोना नहीं है, कई बार हम फेसबुक पे भी देखते हैं तो दुखी होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ भी कोरोना है, लेकिन अभी सरकार छुपा रही है। देखना तो 30 अप्रैल के बाद जैसे चुनाव खत्म होंगे, यहाँ कोरोना का भयंकर एक विस्फोट होगा, और उस विस्फोट में हालत खराब होने वाली, हालत खराब इस वजह से होने वाली है क्योंकि यहाँ कितने लोग संक्रमित हुए होंगे, और फिर बाद में सोचेंगे ससुर लॉकडाउन लगाना चाहिए था, अब वो करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। ये सब देखो बाद की बातें हैं। अब हम लोगों ने जो गलतियां की वो तो सरेआम थी। अब देखो कोरोना से जो नुकसान हुआ है ना, वो बेचारा गरीब का तो किसी ने मदद कर दिया, और अमीर के पास पैसा था ही। सबसे ज़्यादा तो जो दिक्कत हुई है वो मध्यम वर्ग को हुई है। मध्यम वर्ग तो किसी से पैसा भी नहीं मांग सकता, ठीक है ना। तो सब अमीर और अमीर होता गया, और गरीब के लोगों ने सहायता कर, लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति जो खराब हुई है वो मध्यम वर्ग की इसमें हुई है। विद्यार्थियों की इसमें पढ़ाई भी खतरे में आई है, क्योंकि हालांकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी ऑफलाइन ही होता है, और कईयों के रूम का किराया चल रहा था। तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई हैं वो इन्हीं को आई है। उसके बाद एस्मा लागू करने की गवर्नमेंट को तुरंत जरूरत थी। साथ में आप देखते हैं कौन सी जो सबसे इसमें जो बेहतरीन है वो गवर्नमेंट कौन से, जो ब्रिटेन की सरकार है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, ब्रिटेन की सरकार ने ज़्यादा समय नहीं दिया और उसने पूरे देश में लॉकडाउन नहीं किया, बल्कि जो कंटेनमेंट जोन था केवल कंटेनमेंट जोन को पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया, और वहाँ से जब तक कि कोई केस आना बंद नहीं है तब तक उस कंटेनमेंट जोन को कंटेनमेंट जोन बनाया, और चारों तरफ से उसमें पुलिस उतार दी, पुलिस उतार करके वहाँ पे सख्ती से पालना की गई, ठीक है। जबकि पूरा लॉकडाउन उन्होंने नहीं लगाया। देखो अब जो वैक्सीन है वो आप कैसे काम करेगी तो हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या इसके फायदे, अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको कौन कौन से इसमें नुकसान हो सकते हैं। हमारे कोविशील्ड वैक्सीन है और एक कोवैक्सीन है, इन दोनों का इस्तेमाल हमारे लगने में हो रहा है। देखिए कई लोगों का ये भी कहना है कि वैक्सीन जो है वो घातक है, कोई अलग अलग लोगों का अलग अलग मत हैं। कोई कह रहा है कि इससे आपको किडनी दस्त, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको बचाएगा, और ये आपको अगले वीडियो में पता चलेगा कि आपको किस हद तक बचाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को स्थिति जो भयावह हुई है इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप लोग भी उतने ही हो। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसे हल्के में लिया, साथ साथ में गवर्नमेंट ने भी इसे हल्के में लिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो देखो, और फिर चैनल पर आपको अगले वाली सभी वीडियोज़ देखनी है
तो सब्सक्राइब तो अभी करना है, साथ में इस वीडियो को इतना शेयर करो कि लोगों को पता चले कि वास्तव में गवर्नमेंट की गलती किस हद तक है और हम लोगों की गलती किस हद तक है और कहाँ तक हम लोगों ने इस गलती को नहीं माना है। और हम लोग सारा गवर्नमेंट के ऊपर नहीं मर सकते और सारा गवर्नमेंट हमारे ऊपर भी नहीं मर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। अभी भी आपके पास मौका है कि आप समझ जाएं। और जो हाथ जोड़ के कह रहे हैं भैया जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वैक्सीन लगवा लेना, क्योंकि जब अगली वीडियो हम आपको बताएंगे ना कि वैक्सीन के वास्तव में क्या क्या फायदे हैं, तब आप लोग वास्तव में अपने आप में बहुत पछताओगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।